नमस्कार दोस्तों, आईएएस गुरु तोमर सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपके लिए प्राचीन भारत के पढ़ने का सही तरीका क्या हो उसका पार्ट 2 लेकर आया। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं अपने विद्यार्थियों को, जिसको मैं अब शेर कह के संबोधित करूंगा, ये रसगुल्ला बर्फी ये सब आईएएस की तैयारी करने वाला लड़का को शोभा नहीं देता है, वो शेर है। तो उसके लिए आज मैं एक शेर स्वयं बनाकर लाया हूं। पहले वो मैं कहूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। मैंने कहा अपने शेरों से, अगर आपको ये शेर अच्छा लगे तो YouTube पर इरशाद जरूर करिएगा और दाद भी दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूं। मैंने कहा अपने शेरों से, मत सुनो मोटिवेशन YouTube के ट्रेनरों से। मैंने कहा शेरों से, मत सुनो मोटिवेशन YouTube के ट्रेनरों से। तुम शेर हो, कोई भेड़ नहीं। तुम बनने वाले लीडर हो, कोई गीदड़ नहीं। लीडर किसी से मोटिवेट नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों आगे की शुरुआत करते हैं। मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, जिसमें हम मौर्य काल तक प्राचीन भारत के हम आपको बताए थे। अब मौर्य काल से आगे, यानी कि मौर्योत्तर काल से किन किन टॉपिक को आपको टच करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उसके पहले दोस्तों हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस बहुत ही करीब है और यह हम भारतीयों के लिए राष्ट्रीय पर्व तो है ही, लेकिन अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से कहिए तो यह मेरे लिए उससे भी बड़ा चीज है। क्योंकि मेरे नाना 4 भाई थे, उनमें से 3 भाई राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिए थे। तो मैं तो उस परिवार से बिलोंग करता हूं जो राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत करीब से सुना है, देखा तो नहीं है। मेरी 2 नानी, मेरे नाना की मम्मी यानी बुढ़िया नानी भी उस आंदोलन में, गांधी जी के आंदोलन में भाग ली थी। तो इसलिए हमारे लिए तो स्वतंत्रता दिवस व्यक्तिगत रूप से बहुत ही आह्लादित कर देने वाला यह दिवस। इसलिए दोस्तों आईएएस गुरु तोमर सर, सबसे पहले तो उसका यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चारों है। यूट्यूब पर आप वीडियो के माध्यम से मेरे साथ जुड़ते हैं, जबकि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर मैं रोज 3 प्रश्न आपके लिए आईएएस का जो इस साल का नया पैटर्न आया है 3 स्टेटमेंट वाला, वो मैं रखता हूं। एक परंपरागत ट्रेडिशनल, एक करंट और एक एनसीईआरटी। तो आप झटपट इन चारों को अपना प्यार दीजिए। चारों जगह, चारों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप आईएएस गुरु तोमर सर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अब हम आगे बढ़ें। आत्मनिर्भर ऑफर, इसलिए कि मेरा दावा है कि अगर आप हमारे इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपको आत्मनिर्भर होने से, यानी कोई ना कोई सरकारी नौकरी पाने से कोई नहीं रोक सकता है, और आईएएस का प्रीलिम्स पास करने से तो कोई रोक नहीं सकता है। तो यह हिंदी माध्यम के लड़कों के लिए आत्मनिर्भर ऑफर है। 60% आपको जो है फीस में
दिया जा रहा है छूट, जो कि 15 अगस्त तक वैलिड है। प्रोमो कोड आप आत्मनिर्भर वहां देखेंगे, उसको यूज करिएगा। एक कोर्स है यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। भारत में जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें जो 7 टॉपिक है प्रीलिम्स में जीएस का, जितने भी सब्जेक्ट के ऑथेंटिक किताब हैं, लाइन बाय लाइन वह किताब मैं पढ़ा के आपको समझाऊंगा। यह कोर्स आगे डिटेल्स आएगा तो वहां देख लीजिएगा। 9,999 में है, 60% डिस्काउंट का ऑफर है, 3,999 में आपको मिलेगा। दोस्तों, एनसीईआरटी तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन 1,000 घंटा एनसीईआरटी में कोई पढ़ा दे, यह संभव नहीं है। और हमने पिछले साल ऑफलाइन बैच में 1,000 घंटे एनसीईआरटी पढ़ाया, और उससे भी जो नया अनुभव मिला उसको समाहित करके इस साल में आपके सामने एनसीईआरटी क्रांति, इसीलिए इसका नाम रखा है, कोर्स लेकर आया हूं। 7,499 का कोर्स है, 2,999 में मिलेगा आपको। 1,000 घंटे इसमें, 1,000 घंटे इसमें है। दोस्तों, मेरा इतिहास वैकल्पिक विषय रहा है, तो मैं इतिहास का 1,000 घंटे का, जिस बच्चे का हिंदी माध्यम में ऑप्शनल हो वो हमारे इस कोर्स को ले सकता है। 25,000 के जगह पे 10,000 में अवेलेबल है। और एक इंडियन पॉलिटी ओनली, जो कि आईएएस के प्रीलिम्स में आपको मदद करेगा, 150 घंटे में उसमें पढ़ाया हूं। ये 1,000 रुपए का है, मात्र 400 रुपए में आपको मिलेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार से इसको देखना हो तो सबसे पहले मोबाइल उठाइए और आईएएस गुरु तोमर सर नामक ऐप को डाउनलोड करें। अगर आपको उसके बावजूद कोई शंका हो समझने में, तो आप 9427253077 पर या 7043771326 पर कॉल कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ाई शुरू करें। मौर्योत्तर काल जो है, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा आपको विषयांतर करना चाहूं, तो मौर्योत्तर काल जो है वो पहले 2 भागों में विभाजित है। वहां मैंने सिलेबस रखा है जो पढ़ना है। एक, मौर्योत्तर काल में जो देशी राजवंश भारत पर शासन किए उनके बारे में, और मौर्योत्तर काल में ही जो विदेशी लोग यहां आकर के संपर्क, सत्ता स्थापित किए उनके बारे में। हम जानते हैं कि अशोक के बाद ही मौर्य काल का डिसइंटीग्रेशन प्रारंभ हो गया था, और शुंग वंश यानी मौर्योत्तर काल आते आते पूरे भारत पर किसी एक वंश का कब्जा अब नहीं रह गया। तो इसे हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में हम लोग जानते हैं कि 2 अलग अलग वंशों ने शासन किया है, शुंग वंश और कनव वंश। दक्षिण भारत में मौर्योत्तर काल में सातवाहन पढ़ते हैं, कलिंग का चेदी वंश पढ़ सकते हैं, लेकिन हम पिछले ही वीडियो में उसको ले लिए थे, इसलिए यहां नहीं लिख रहे हैं। विदेशी संपर्क में पहले इंडो ग्रीक यहां पर आए, उसके बाद जो है इंडो ग्रीक के बाद यहां पर शक आए, कुषाणों ने अपनी सत्ता स्थापित की, और इसी समय पारथियाइयों ने शासन किया है। अब इसी बेस को ध्यान में लेकर के आपको बताने जा रहे हैं कि इसके अंदर पढ़ना क्या है। तो चलते हैं दोस्तों, आपके लिए बेहतरीन पीपीटी बनाए हुए हैं, आप उसको देखिए। शुंग राजवंश जब हम लोग पढ़ेंगे, तो हम आपको कल ही क्लास में बताए थे
कि पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था, यह जानने के लिए हमको थोड़ा सोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए शुंग राजवंश का साधन, इतिहास हमको कैसे पता चलेगा, उस स्रोत को पढ़ेंगे। और इतिहास में ऐसे कई शासक हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें पता नहीं चलता है कि उनके पिताजी, उनके दादाजी क्या कर रहे थे। तो शुंगों के साथ भी यही समस्या है, तो उनकी उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। दोस्तों, कोई भी आदमी टाइप करता है, कोई कितना भी करेक्शन करे, थोड़ा बहुत गलतियां होती हैं, तो शुंग वंश है वो अपने समझ लेंगे। अब शुंग वंश का जब हम स्रोत और उत्पत्ति जान लेंगे तो हम उसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानेंगे। क्या क्या जानेंगे? तो पुष्यमित्र शुंग उत्तर भारत का राजा है और वो दक्षिण भारत में अगर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है या बढ़ाना चाहता है तो उस समय उसको दक्षिण में जाने के लिए विदर्भ ही एक रास्ता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? विदर्भ में युद्ध लड़ना पड़ेगा अगर दक्षिण जाना है। तो इस युद्ध के परिणाम क्या निकले वो देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि इसी काल में इंडो ग्रीक भारत पर आक्रमण किया है और वो आक्रमण करते करते पुष्यमित्र शुंग की सीमाओं में प्रवेश कर गया। उस आक्रमण का मुकाबला कैसे पुष्यमित्र शुंग करता है, क्या उसके रिजल्ट निकले, उसके बारे में देखेंगे। उसके अलावा पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य और शासन कैसा था? जाहिर है कि पुष्यमित्र शुंग जब अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा तो उस समय के हिसाब से उसको अश्वमेध यज्ञ करना होगा। तो उसके अश्वमेध यज्ञ के बारे में देखेंगे। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति क्या थी, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था और अभी तक बौद्ध धर्म का जो है महत्व चल रहा है, चूंकि अशोका बौद्ध हो गया था। तो आखिर ये प्रजा बौद्ध बहुमत और राजा ब्राह्मण आखिर किस धार्मिक नीति पर चला जिससे कि ये शासन कर पाया। और पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी जो हैं, इनके बाद के जितने शासक हैं, उन लोगों ने भारत पर क्या क्या किया उसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसके बाद हम लोग शुंग के काल की संस्कृति क्या है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि आईएएस की परीक्षा में या यूपीएससी की परीक्षा में, वो आईएएस जानकर बोलना होता है। कई बच्चे गांव के होते हैं, उनको सिविल सेवा परीक्षा के बारे में हो सकता है नहीं जानकारी हो, इसलिए लोकप्रिय नाम बोला जाता है। जो भारतीय संस्कृति के बारे में कह रहा है पढ़ने के लिए, वो एक्चुअली हिस्टोरिकल कल्चर है। तो शुंग के काल का समाज, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, शुंग के काल में भाषा क्या थी, कारण अचानक पाली से हमको जो है संस्कृत में जाना पड़ेगा, कौन कौन से साहित्य लिखे गए। और शुंग के काल में कहा जाता है कि वह ब्राह्मण होते हुए भी स्तूप का निर्माता है। तो कला एवं स्थापत्य, स्तूप का निर्माण और स्तूप से रिलेटेड कोई चीज, जैसे मैं एक जल्दी में आपको बता दूं, आज चूंकि मुझे कई सारे सिलेबस आपको समझाने हैं कि स्तूप जो है वो एक उल्टे कटोरे के समान होता है, इसको हम अंड कहते हैं। यहां पर बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध या उनके जो महानुभाव हैं, मृत्यु के बाद उनके अंग या उनके उपभोग की चीजें, इसीलिए पारभौगिक भी कहते हैं स्तूप, वो एक पेटिका में बंद करके रखी जाती है। ये दो ऐसे छड़ लगाए जाते हैं और उसमें 3 सोने के छल्ले होते हैं। इस जगह को हम लोग हर्मिका कहते हैं। ये अंड कहलाता है। जल्दी में बता रहे हैं अभी दोस्तों, वरना मैं तो पाली पढ़ा हूं, मुझे सब कुछ मालूम है। ये जो है 2 दीवार है, उसके बीच की खाली जगह प्रदक्षिणा पथ कहलाती है। इस दीवार को वेदिका कहते हैं और चारों तरफ से 4 प्रवेश द्वार होता है, लेकिन मैं एक ही आपको दिखाऊं, इसे तोरण द्वार कहते हैं।
यहां भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जो है प्रतीक चिन्हों को लगाया जाता है। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, यहां मैं आपको पूरे अच्छे से आपको पढ़ना है। उद्देशिक स्तूप किसको कहते हैं, पारभौतिक भौतिक स्तूप किसको कहते हैं, शारीरिक स्तूप किसको कहते हैं, इन सब चीजों को आपको जानना है। अब आइए दोस्तों शुंग काल से बाहर निकलें। चूंकि एक बार चेदी आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी वो मौर्योत्तर काल का चीज है, तो अपने जरा दक्षिण भारत के सातवाहन और चेदी के बारे में देखें। तो सबसे पहले हर्षक वंश है और वो आंध्र सातवाहन राजवंश के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको यहां पहले सातवाहनों के इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं वो जानिए, उनकी उत्पत्ति, वो कहां निवास करते थे। सातवाहनों का जो पहला राजा सिमुक या सिंधुक है, वहां से उनका इतिहास शुरू होता है। बीच के जो राजा हैं उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। अचानक गौतमी पुत्र सातकर्णी से जो है हमको जानकारी मिलने लगता है। तो उनका सैनिक सफलता, शासन प्रबंध, धार्मिक नीति, उनका व्यक्तित्व और चरित्र और उनका शासन काल। उसके बाद हालांकि यज्ञश्री सातकर्णी, बहुत सारे और शासक हुए, तो गौतमी पुत्र के उत्तराधिकारी के बारे में जानिए। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप जब आप पढ़िएगा दोस्तों, मैं प्राचीन भारत इसीलिए 3 पार्ट में लेकर आया हूं, और मुझे लगता है कि मध्यकालीन भी संभवतः 3 पार्ट ही होगा, और मिनिमम 3 पार्ट आपका जो है मॉडर्न होगा। आप सोचिए 9 पार्ट मुझे आपको केवल इतिहास में पढ़ना क्या है बताने में लग रहा है, 9 घंटे हो जाएंगे, 7-8 घंटा तो होगा ही। तो सोचिए कि आपको कम से कम मेरे इस 9 घंटे में कम से कम 10 गुना तो जोड़ना पड़ेगा, यानी 90 घंटे आपको तो पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के इतिहास पूरा होगा। अब आइए कलिंग का जो चेदी वंश है, तो पहले उस चेदी वंश के बारे में जानेंगे। उसके बाद खारवेल कलिंग के चेदी वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा है, वो और उसका उत्तराधिकारी। खारवेल का धर्म और धार्मिक नीति क्या था उसके बारे में जानेंगे। उसने कौन कौन से निर्माण कार्य किए अपने समय में वो देखेंगे। और खारवेल की जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, उड़ीसा के उदयगिरी से। तो उस हाथी गुम्फा अभिलेख से जब इतिहास मिलता है, तो जरा सोचिए कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। अब दोस्तों मैं आपको एक अपने बैच में स्पेशल बैच का आपके सामने रखा हूं कि यूपीएससी में अब कोई नहीं होगा फेल। सबसे पहले दोस्तों आप डाउनलोड करिएगा आईएएस गुरु तोमर सर ऐप, जहां आपको ये कोर्स दिखाई देगा। मैं अभी इसके बारे में आपको डिटेल्स बता रहा हूं, आपको बहुत फायदा होगा। प्रीलिम्स में आप बिल्कुल फेल नहीं करेंगे, इसीलिए इसका नाम रखे हैं सम्मान बैच। अगर आप 1 या 2 अटेम्प्ट फेल हो चुके हैं और आपको लगता है कि हमें इस बार श्योर शॉट निकालना है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं। यह चैलेंज प्रेम वाला चैलेंज है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी और आपको सम्मान मिल जाएगा अपने समाज में कि हां गया तो था पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चा रिजल्ट भी प्रीलिम्स का लेकर आया। दोस्तों इसके अलावा YouTube पर आपके साथ हैं ही, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां आपको प्रत्येक दिन प्रश्न काफी मिलते हैं पढ़ने के लिए। ये जो सम्मान बैच है दोस्तों, यहां आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में जो 7 टॉपिक है, इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, विज्ञान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और करंट, ये ऑनलाइन आपको अवेलेबल है। डिस्काउंट जो है वो मैं पहले बता चुका हूं। ये कोर्स अवेलेबल है जिसमें अभी विज्ञान और पर्यावरण पहले मैं यही पढ़ा रहा हूं, जिससे कि लड़के को ये जो भारी सेगमेंट है ये पहले क्लियर हो जाए। इसके बाद मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, अब तब जाकर के बाकी, ताकि आपको आइडिया हो
कि हमको कैसे तैयारी करना है। और करंट अफेयर्स भी इस पर मैं 8 घंटे पर वीक आपको दूंगा। तो देर किस बात का, कोई भी प्रकार का अगर आपको कंफ्यूजन है तो 7043771326 पर कॉल करिए, 9427253077 पर कॉल करिए, और एक बार आईएएस गुरु तोमर सर ऐप को डाउनलोड करिए और एक बार आप वहां जाकर के देखिए। अब सातवाहनों का काल दक्षिण भारत में इतना मतलब कि बड़ा और बेहतरीन है कि उसका शासन व्यवस्था, सामाजिक दशा, उसके समय का धर्म कैसा था, आर्थिक दशा, उसकी भाषा प्राकृत थी। ये अचानक देखिए पाली, हिंद, संस्कृत सब पढ़े, ये अचानक प्राकृत। और उनका साहित्य और सातवाहनों ने प्रारंभ किया, जो बाद में बहुत विशाल हो गया, विहार और चैत्य बनाना शुरू किया। तो हम लोग यहां यह देखेंगे कि चैत्य और विहार में क्या अंतर होता है। जैसे दोस्तों, विहार का मतलब एक लाइन में समझना है, भिक्षुओं के रहने का निवास। एक जो है, मान लीजिए ऐसे आप एंट्री लेंगे, गुफा है जिसको कि इस तरीके से काटा गया है और इसमें कमरे बने हुए हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। वहां आपको और डिटेल्स बताएंगे। और कहीं कहीं पर एक बरामदा भी मान लीजिए ऐसा बना दिया गया है, इसको कहते हैं विहार। और चैत्य जो है दोस्तों, वो घोड़े के नाल के आकृति का होता है। ये देखिए ऐसा, जिसमें हम प्रवेश करते हैं और ऐसे दूसरे तरफ से निकल जाते हैं। ये प्रदक्षिणा कर रहे हैं। इच्छा है तो इधर आ जाइए, बैठ के ध्यान लगाइए। यहां पर एक सिंबॉलिक ही सही, लेकिन एक स्तूप बना हुआ मिलेगा जिसके ऐसे जाकर के आपको आना है। पहाड़ को काट कर बनाया गया है। तो पूजा स्थल हुआ चैत्य, अब भिक्षुओं का निवास स्थान हुआ विहार। इस पर डिटेल्स या तो आप पढ़िए या मेरे उस कोर्स में यही दिया हुआ है दोस्तों। अब आइए इससे भी आगे बढ़ते। अब आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत में शुंग, दक्षिण भारत में सातवाहन, कणव भी पढ़ लीजिए थोड़ा चलेगा। अब भारत पर बाहर से जो सबसे पहले आया वो है इंडो ग्रीक, जो आक्रमण हुआ। तो हम लोग पहले इंडो ग्रीक के बारे में जानें कि आखिर वो कौन सा स्रोत है जो हमको इंडो ग्रीक शासकों की जानकारी देता है। इतिहास इसका जाने, जिसमें यूथिडेमस, जो संस्थापक है यूथिडेमस कुल का, उसके बारे में, डेमेट्रियस उसके बाद शासक होता है, यूक्रेटाइडीज उसके बाद शासक होता है, और विशुद्ध मिनांडर। अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं साधन का, कि आप कहते हैं कि मिनांडर बौद्ध हो गया था, तो कैसे पता चलता है? तो मिलिंद पहियों नामक किताब से। तो अब फिर आपको वही इतिहास में साधन में बता रहा हूं कि आखिर उस मिलिंद पहियों में है क्या। तो है क्या कि उसका एक चैप्टर है लखन पहियों। उसमें यह बताया गया है कि मिनांडर नागसेन से मिलने जाते हैं, यानी दोनों समकालीन है। राजा होकर के भिक्षु के पास मिलने जा रहा है और मिल करके पूछते हैं कि हे भंते, आपका नाम क्या है? तो नागसेन कहता है कि मेरा नाम तो नागसेन है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? यदि मेरी मां मेरा नाम वीरसेन रखी होती तो आज आप हमको वीरसेन के नाम से जानते। यदि मेरी मां मेरा नाम सैवसेन रखी होती तो आज आप हमको सैवसेन के नाम से जानते। मेरे अंदर नागसेन नाम की कोई आत्मा नहीं। ये पूरा कहानी मैं अपने कोर्स में बताता हूं। आपको समझना है कि आत्मा नहीं है, इस पर चर्चा है। तो इन इतिहास को जानना जरूरी है कि ये सोर्स हमको कहां से मिला।
अब शक और पहलव इंडो ग्रीक के बाद भारत पर शासन करता है। तो शकों के इतिहास को जानने का साधन, शकों की उत्पत्ति और प्रसार कैसे हुआ, शक यहां 5 शाखाओं में आए, उसमें से एक शाखा तो अफगानिस्तान में रह गई, तो वो हमारे काम का नहीं है। हम उसी शक को पढ़ें जो हमारे भारतीय क्षेत्र में आया। तो एक है तक्षशिला का शक। अब ये जो तक्षशिला का शक है, उसमें मेउस, एजेज, एजेलिसेस और एजेस द्वितीय है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद एक दूसरी शाखा मथुरा आई, वो मथुरा के शक क्षत्रप कहलाए, जिसमें राजबुल और सोडास प्रमुख हैं। एक और शक जो है वो छहराट वंश के नाम से महाराष्ट्र के क्षेत्र में शासन किया, जिसमें भूमक और नहपान का नाम आता है और इसका सातवाहन के साथ संघर्ष होता है। और चौथी शाखा, 5वां अफगानिस्तान है, वो जानेंगे नहीं। कार्दमक वंश जो गुजरात में, चस्टन और जयदामन तो ठीक है, रुद्रदामा जो उसके वंश का सबसे लोकप्रिय शासक रहा है, उसके बारे में देखेंगे। देखिए वही है यहां महाक्षत्रप रुद्रदामा। अलग से पढ़ेंगे उनकी उपलब्धियां क्या है, शक सत्ता का विनाश कैसे हुआ, और जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामा किस किस चीजों की जानकारी हमें देता है, वो आपको जानना चाहिए। दोस्तों, पहलव वंश का पहले परिचय, फिर वोनोनिज, स्पेलिरस, गोंडोफर्निज और भारत से पहलव वंश समाप्त कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि इन सब के बारे में अगर आप पहले से तैयारी कर चुके हैं तो ठीक है, आप जो है मेरा सम्मान बैच ले सकते हैं ऑनलाइन, जो 60% डिस्काउंट है। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो, मान लीजिए अभी आप कॉलेज में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, 12वां पास किए हैं, स्टैंडर्ड 12th, और आप अभी से आईएएस की तैयारी करते हैं, तो मैं तो आपको यही कहूंगा, और मैं भारत के उन छात्रों से अपील करना चाहूंगा कि अगर आप इस वर्ष स्टैंडर्ड 12th की परीक्षा पास करके किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं और अभी से आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप हमको फोन करिए। हमसे बेहतर, प्रामाणिक और सटीक कॉलेज के साथ साथ आप 3 साल कैसे प्रिपरेशन करेंगे, भारत में कोई नहीं बता पाएगा। अगर आपके अंदर इसकी इच्छा है तो आप कॉल करिए 9427253077 पे या 7043771326 पर। मैं आपको पर्सनल जवाब दूंगा। कोई भी मेरे एकेडमी का, आईएएस गुरु तोमर सर का कोई भी स्टाफ फोन उठाएगा, आपको एक ही चीज कहना है कि मैं इस साल 12वां की परीक्षा पास करके, और मैं किसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हूं, और मैं तोमर सर से 3 साल में यह तैयारी कैसे करें, उसका मैं प्लान जानना चाहता हूं। आपको मैं दोस्तों वहां पूरा डिटेल समझाऊंगा। आज मैं केवल एक आपको यह बताता हूं कि 3 साल में करना क्या चाहिए। तो 1 साल पूरा आप अभी एनसीईआरटी पर ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी क्रांति। जब आप 1 साल में पूरे एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं, क्लास 6 से लेकर 12 तक, और आपको कंसेप्ट डेवलप हो जाता है, तो आप अगले साल अब गाइड वाइड मत उठाइए, ऑथेंटिक बुक्स उठाइए, और 1 साल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पहले फैक्ट्स दिमाग में डालिए, और उसके बाद तब तीसरे साल आप मेंस का आंसर राइटिंग प्लस मेंस के सिलेबस में जो और भी पार्ट आपके बच जाते हैं, जैसे एथिक्स वगैरह नहीं आएगा इसमें,
उसको आप दोबारा पढ़िए। तो आपके पिलर को, फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए मैं ये एनसीईआरटी क्रांति बैच लेकर आया हूं। ये 1000 घंटे का मेरा लेक्चर होगा इसमें। ये ऑनलाइन है। इसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाजशास्त्र, ये 6 से लेकर 12 तक मैं पढ़ाऊंगा। लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा। और विज्ञान होगा 6 से लेकर 10वां तक। तो देर किस बात का दोस्तों, डाउनलोड करिए आईएएस गुरु ऐप और एनसीईआरटी क्रांति बैच ज्वाइन करिए। अभी 15 अगस्त तक 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अब आइए कुषाण वंश। दोस्तों, कुषाण वंश का भी पहले इतिहास कैसे जानेंगे। अमू दरिया से आया है, मध्य एशिया से। कैसे पता चलेगा उसकी उत्पत्ति, कैसे वो जो है प्रसार करके अमू दरिया से यहां तक आया। नदी का नाम है, दरिया मैंने समुद्र मत समझिएगा। इसका प्रारंभिक इतिहास जानेंगे। कडफिसेस वंश जो था उसमें 2 लोग शासन किया है, कुजुल कडफिसेस और वीमा कडफिसेस, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद कडफिसेस वंश के बाद कनिष्का वंश का स्थापना होता है, जिसको हम कहते हैं कुषाण शक्ति का चरमोत्कर्ष। तो हम आपको यहां कनिष्क कब भारत पे शासन किया, कौन कौन सा युद्ध लड़ा, विजय रहा, साम्राज्य का विस्तार कहां तक किया, कनिष्क का शासन कैसा था, कनिष्क का अंत और उसका मूल्यांकन, ये आपको पढ़ना चाहिए। नहीं तो मैं इस कोर्स में पढ़ाता हूं। कनिष्क के उत्तराधिकारी जो वशिष्ठ, हुविष्क, कनिष्क सेकंड, वसुदेव है, उनके बारे में बताएंगे। परवर्ती कुषाण, कुषाण के बाद यानी कि बाद वाले कनिष्क तृतीय और वसुदेव द्वितीय के बारे में बताएंगे। और अंत में आपको यह पढ़ना चाहिए कि कुषाण सत्ता का पतन कैसे हुआ। दोस्तों, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि फीस को मैं खुद सस्ता कर दिया हूं आपके लिए। 9,999 में जो मेरा प्रीलिम्स का कोर्स है, 60% डिस्काउंट चल रहा है। जरा सोचिए, 4,000 रुपया में आपको पूरा प्रीलिम्स का कोर्स दे रहे हैं, और वो भी 1000 घंटा। लेकिन मैं कुछ यूट्यूबर जो आपको अच्छे अच्छे बात बोला करते हैं कि मैं ये सर हूं, मैं वो सर हूं, और मैं भारत में सबसे सस्ता कोर्स लॉन्च किया हूं। दोस्तों, पहले ऑथेंटिक किताब दबा के पढ़िए। कोई जो है मदद नहीं करने वाला है। यूट्यूब पर आकर के अच्छा अच्छा बोल लेने से कुछ नहीं होता है। आप जगिए, नहीं तो आपका कैरियर खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा कि हमको ओरिजिनली करना क्या चाहिए। आइए दोस्तों, कुषाण के समाज के बारे में जाने। देखिए कितना विशाल है, और आप पढ़ क्या रहे हैं। सामाजिक जीवन, उसके समय के व्यापार और वाणिज्य की प्रगति, बौद्ध धर्म का प्रचार, और कुषाण महायान शाखा को समर्थन दिया था। तो हीनयान महायान, साहित्यिक प्रगति उस समय का, कुषाण के समय का कला स्थापत्य क्या है। तो पहले तो गांधार और मथुरा कला, उसी तरह सारनाथ और कौशांबी कला, चारों के बारे में बताएंगे। और विदेशी आक्रमण जो भारत पर हुआ, उस विदेशी आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा, क्योंकि इस समय के जो विदेशी भारत आए हैं उन्होंने हमारी संस्कृति को अपनाया। पूर्व मध्यकाल में जो आए, मुझे उनकी संस्कृति को अपनाना पड़ा। अपनाना पड़ा का मतलब कि हमारे लोगों को उन्होंने अपने धर्म में समाहित किया। अब आइए दोस्तों, गुप्त राज के बारे में। कुषाण के बाद अब हम गुप्त काल में आ गए। तो जो चक्रवर्ती गुप्त राजा रहे हैं, पहले तो उनके बारे में बाद में जाने। पहले उनके इतिहास का साधन क्या है, गुप्तों की उत्पत्ति, वो कहां निवास करते थे। और 2 जो गुप्त राजा हैं, 3 कहिए, एक तो श्रीगुप्त और घटोत्कच एक साथ। श्रीगुप्त जो है वो संस्थापक हैं, और दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों, हम जानते हैं कि कल्चर से प्रश्न आता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के काल में
कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रकार के जो सिक्के जारी किए गए थे, उन सिक्कों के बारे में जानेंगे। अब दोस्तों मैं आपको एक नया चीज बता रहा हूं कि करंट अफेयर्स में कोई भय नहीं, क्योंकि 13 अगस्त से करंट अफेयर्स का कोर्स मैं लेकर आ रहा हूं, जिसका नाम है लवसाना के सफर में लॉन्चिंग व्हीकल LVM-3। करंट इतने काम करता है, लॉन्च करता है। यह बैच 13 तारीख से शुरू होगा। मात्र 500 रुपया महीना फीस है। 500 रुपया महीना में यह कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको नहीं पसंद आए, 1 महीने में क्विट हो जाइए, आपका कोई नुकसान नहीं है। और हां दोस्तों, मैं पूरी पारदर्शिता से कहूंगा कि अगर आप मेरा IAS प्रारंभिक परीक्षा वाला कोर्स ले रहे हैं तो फिर इसको लेने की जरूरत नहीं है, ये उसमें इंक्लूड है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, हमको केवल तोमर सर का करंट अफेयर्स ही लेना है, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। अब दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने फाउंडेशन खड़ा कर दिया। अब गुप्त शक्ति को ऊपर लेकर के कौन जा रहा है? तब पहले समुद्रगुप्त पढ़ेंगे, जिन्हें परक्रमांक की उपाधि ली थी। उनका इतिहास, राज्यारोहण, एक कहीं कहीं कांच करके एक राजा का नाम का उल्लेख आता है। वो है कौन? वो समुद्रगुप्त ने जो विजय प्राप्त किया, वो अश्वमेध यज्ञ। समुद्रगुप्त के समय का साम्राज्य और शासन कैसा था? समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व और चरित्र कैसा था? इसके बाद रामगुप्त के बारे में, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त के बारे में लोग कहते हैं कि रामगुप्त बड़ा भाई था, उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना है। तो जरा उस बारे में जाने कि रामगुप्त की ऐतिहासिकता क्या कोई साहित्य में उल्लेख है, क्या किसी अभिलेख में है, किसी मुद्रा में है, और उसके ऐतिहासिकता पर अगर कोई विरोध करता है कि रामगुप्त नहीं था, तो उसके कारण क्या है। उसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, जो विक्रमादित्य के नाम से मशहूर हुए थे। उनके इतिहास जानने के साधन, उन्होंने बिंबिसार के समान ही वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने को मजबूत करने का प्रयास किया। वाकाटक से बेटी का विवाह किए, ठीक ना, कदम्ब वंश से बेटे का विवाह किए। तो इस तरह से जो इन्होंने यहां पर किया, तो ये वैवाहिक संबंध, विजय, उनकी विक्ट्री, मेहरौली का लौह स्तंभ लेख तो नजर से देख करके आए हैं। अश्वमेध यज्ञ, उनका शासन, धर्म, विद्या के प्रति उनका प्रेम, कालिदास इनके ही दरबार में थे, और मूल्यांकन। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर दोस्तों अच्छे से पढ़ेंगे, वहां से प्रश्न आता है कल्चर बोलकर। फाहियान और उसका विवरण देखेंगे। उसके बाद कुमारगुप्त फर्स्ट, जिसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की, उसके इतिहास जानने का साधन, उसका शासनकाल, इसके समय में एक पुष्यमित्र जाति करके आक्रमण किए थे, उनके बारे में, कुमारगुप्त का अश्वमेध यज्ञ किए जाने का कारण, इनके समय के प्रांतीय पदाधिकारी कैसे थे, इनके समय का धर्म क्या कहता है, और उसके बाद इनका मूल्यांकन। इसी प्रकार दोस्तों स्कंदगुप्त, जिन्होंने क्रमादित्य की उपाधि धारण की, साधन, इनको उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा, वो क्या था, हुनों का आक्रमण इनके काल में हुआ जिसको ये फेल किए थे, वो क्या है, स्कंदगुप्त की अन्य विजयें क्या थी, साम्राज्य का विस्तार इन्होंने कैसे कैसे किया, शासन के प्रबंध के बारे में देखेंगे। इन्होंने लोगों के कल्याण के लिए कौन कौन से काम किए, धर्म और धार्मिक नीति क्या कहता है, और तब स्कंदगुप्त के शासन का मूल्यांकन करेंगे। दोस्तों हम जानते हैं उत्थान के बाद पतन, तो गुप्तों के अवनति का काल क्या था, तो उसमें पुरुगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बलादित्य, भानुगुप्त, बैनगुप्त और कुमारगुप्त थर्ड के बारे में देखेंगे। इनके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर क्या कारण था कि इनके कारण जो है राज पतन की ओर चला गया और अंतिम में पतन हो गया। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण क्या क्या थे, वो भी आप पढ़िए, और मैं यह भी आपको पढ़ाऊंगा।
इसके बाद हमारा संस्कृति, कल्चर हमेशा पढ़ने में अब डालिए, क्योंकि अब क्वेश्चन आता है। तो गुप्त काल का कल्चर तो पहले शासन व्यवस्था, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, साहित्य और विज्ञान, कला और स्थापत्य। और आपके साथ एक स्पेशल चर्चा करेंगे कि गुप्त काल क्या भारतीय इतिहास का एक स्वर्ण काल था, और गुप्त राजाओं का एक तिथि क्रम के साथ आपको एक लिस्ट याद रखना चाहिए, क्योंकि यहां से ये प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन भारत में मैं अभी पार्ट 2 तक आया हूं। कल हम लोग गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत, उन सभी के बारे में देखेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।